8 अगस्त 1942 को गांधी जी एक स्पीच देते हैं और ये वो दिन था जब क्विट इंडिया मिशन की स्टार्टिंग होती है। उनका स्पीच बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान पार्क में दिया गया था और उनके द्वारा दिए गए भाषण में मेनली थे 3 वर्ड्स। ये वर्ड्स थे डू और डाई, करो या मरो। हमें इंडिया के लिए या तो कुछ करना है या फिर मरना है। आखिर कैसे मिली इंडिया को आज़ादी और कैसे इंडिया एक नेशनल कंट्री बना, आज जानेंगे इस वीडियो में द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेशनलिज्म होता क्या है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज एक्सेट्रा टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यानी कि ऐसा ग्रुप जो कि शेयर करे अपना कल्चर, जिनका कल्चर, लैंग्वेज एक्सेट्रा सेम हो और वो इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म। सन 1940 में वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्टिंग हुई और 2 पावर्स आपस में लड़ती है। एक साइड थी एलाइड पावर्स और एक साइड थी सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स में थी रसिया, ब्रिटेन और जापान, और सेंट्रल पावर्स में थी ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर। जब वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्टिंग होती है तो इंडिया पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। और ये इम्पैक्ट होता है, पहला है कि प्राइजेस में ग्रोथ, प्राइजेस पहले की तुलना में डबल हो चुके थे, और दूसरा है रूरल एरियाज में लोगों को जबरन भर्ती कराया जाता था सेना में। सन 1980 से 21 के दौरान भारत के कई हिस्सों में फसल खराब हो गई, ये नेचर से भी हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। सन 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं साउथ अफ्रीका से और एक आइडिया लेकर आते हैं, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह का। गांधी जी इसका अर्थ बताते हैं, सत्याग्रह सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना, और मेनली 3 सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। इन 1917 बिहार के चंपारण में, इन 1917 गुजरात के खेड़ा में, और 1918 अहमदाबाद में कॉटन मिल के वर्कर्स के साइड में। इन 1919 एक लॉ पास किया गया, रोलेट एक्ट, इसे ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी आदमी अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो उसे 2 साल के लिए जबरन जेल में डाल दिया जाएगा। 13 अप्रैल 1919 लोग वैसाखी मेला मनाने के लिए गए थे जलियांवाला बाग मैदान पर, और इतनी भीड़ देखकर जनरल डायर ने वहां पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और वहां पर सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इस मैसेकर को कहा जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर, और जनरल डायर ने सोचा था कि यहाँ पर ये सारे लोग हड़ताल करने के लिए आए थे। वाई नॉन कोऑपरेशन, गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना क्यों चाहते थे? इसका आंसर गांधी जी ने पहले ही दे दिया था अपनी बुक हिंद स्वराज में। उन्होंने कहा था कि अगर अपन अंग्रेज़ों का सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेज़ हम पर हुकूमत चलाना बंद कर दे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट भी कहा जाता है। खिलाफत मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे 2 भाई, मोहम्मद अली और शौकत अली। उस टाइम पर टर्की का सम्राट होता था खलीफा, जिसकी इंडिया के मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। टर्की वर्ल्ड वॉर 1 हार जाता है और खलीफा का साथ देने के लिए इंडिया के मुस्लिम लोग 1919 में बॉम्बे के अंदर खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं, और गांधी जी इसका साथ देने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रखते हैं, क्योंकि उस टाइम पर टर्की का दुश्मन भी ब्रिटेन था और इंडिया का दुश्मन भी ब्रिटेन था। अब ये मूवमेंट हो गया था नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेनली टारगेट था कि फॉरेन गुड्स, स्कूल्स, कोर्स और कॉलेजेस को बायकॉट करना, जिससे बिल्कुल भी कोऑपरेशन ना हो। सन 1920 के नागपुर सेशन में कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया, और फाइनली 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है। ये मूवमेंट 2 टाइप से शुरू होता है, फर्स्ट मूवमेंट इन टाउन्स एंड सेकंड मूवमेंट इन कंट्री साइड। तो शहरों में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सेकंड, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेजेस जाना छोड़ दिया।
थर्ड, हेडमास्टर एंड टीचर्स ने रिज़ाइन दे और नेक्स्ट लॉयरों ने भी रिज़ाइन दे दिया। पंचुअल इलेक्शन बाइकआउट हो गए एक्सेप्ट मद्रास। फॉरेस्ट गुड्स को बाइकआउट किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। फॉरेस्ट क्लोथ्स को जला दिया गया, जिसके कारण 1921 से 22 के बीच में फॉरेस्ट क्लोथ्स का इंपोर्ट आधा हो गया। अबाउट 102 करोड़ टू 57 करोड़ हो गया था। लोग खादी क्लोथ्स अपनाने लगे, लेकिन ये खादी क्लोथ्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और गरीब लोग इससे परचेस नहीं कर सकते थे। दूसरा, स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट में जाने लगे और वकील गवर्नमेंट कोर्ट्स में जाने लगे। इस टाइप से ये मूवमेंट टाउन्स में बहुत ज़्यादा धीमा पड़ गया था। सेकंड, द मूवमेंट इन कंट्री साइड। तो कंट्री साइड में ये मूवमेंट दो टाइप से होता है। फर्स्ट, पीजेंट यानी कि किसानों में, और सेकंड, ट्राइबल्स पीजेंट्स यानी कि आदिवासियों में। फर्स्ट, पीजेंट। तो अवध में एक सन्यासी बाबा रामचंद्र जो किसानों को ऑब्जर्व कर रहे थे, ये फिजी में एज ए इंटरेस्टेड लेबर भी काम कर चुके हैं। इनका मूवमेंट उन तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्सों के खिलाफ था जो किसानों को भारी रेंट चार्ज करते थे और उनको बेगार पे काम कराते थे। बेगार का मतलब फ्री में काम कराते थे, उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं मिलती थी। तो इसका टारगेट ये था कि इनको टैक्स पे नहीं करना पड़े और बेगार का सिस्टम ख़त्म हो। कुछ जगहों पर नाई धोबीपन भी किया गया था, यानी कि बेसिक सर्विस को लैंडलॉर्ड्सों को नहीं दिया जा रहा था। अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र अवध में एक किसान सभा सेटअप करते हैं। 1921 में कांग्रेस लीडरशिप अनहैप्पी हो जाती है। इसका रीज़न ये था कि लोग तालुकदारों और मर्चेंट के घर पर अटैक करते थे और बाज़ारों को लूटा जा रहा था, और लोकल नेता ऐसे अफवाहें फैला रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई टैक्स नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बंट जाएगी। द मूवमेंट इन ट्राइबल्स पीजेंट्स। अंग्रेज़ों ने ट्राइबल्स पीजेंट्स पर जंगलों की रोक लगा दी थी। अब ट्राइबल्स पीजेंट्स पर ये बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो पूरा डिपेंड थे फॉरेस्ट पर, जैसे कि फ्रूट के लिए और लकड़ी के लिए। ट्राइबल्स पीजेंट्स सोच रहे थे कि उन्हें उनसे उनके ट्रेडिशनल राइट्स छीने जा रहे हैं। उनको ऑब्जर्व कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी ऐसी पावर्स है जो वह लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और गोलियां भी उनको नहीं मार सकती, और वो भगवान के अवतार है। अल्लूरी सीताराम राजू ये गांधी जी को बहुत मानते थे और लोगों को खादी पहनने के लिए भी कहते थे, लेकिन ये गांधी जी के एक बात के खिलाफ थे। ये कहते थे कि वायलेंस से ही देश को आज़ादी दिलाई जा सकती है, और गांधी जी इसके पैरेलल थे। कुंडेल रेबल्स ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की, एंड 1924 में अनफॉर्चुनेटली अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई, लेकिन ये मरने के बाद भी बहुत पॉपुलर हो गए। स्वराज इन दी प्लांटेशन। असम में प्लांटेशन वर्कर्स का आज़ादी से मतलब था कि वो जब चाहे टी गार्डन्स में आ जा सकते हैं, लेकिन 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग लोग टी गार्डन से बिना परमिशन नहीं जा सकते थे। जब लेबर्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो थाउजेंड्स ऑफ लेबर्स टी गार्डन छोड़कर भागने लगे। अनफॉर्चुनेटली इन सभी को पकड़ लिया गया और बहुत ज़ोरों ज़ोरों से इनकी पिटाई की गई। इसी के बीच एक इंसिडेंट होता है, द सोरी सोरा इंसिडेंट। इन 1922 गोरखपुर ज़िले की एक जगह सोरी सोरा में लोग पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं और सारे एम्प्लॉय मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट को कहा जाता है सोरी सोरा इंसिडेंट। इसी इंसिडेंट को देखकर गांधी जी ने वायलेंस देखा और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। इस समय पर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गई थी। एग्रीकल्चर के जो प्राइजेस थे वो गिरने लग गए थे इन 1926, और एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड बहुत कम हो चुकी थी और पीजेंट्स पर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन बाय जॉन साइमन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाया जा रहा था, लेकिन इसमें एक बात बुरी थी कि इसमें इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं था।
इसे देखकर नारा शुरू हो गया, गो बैक साइमन। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 31 जनवरी 1920 में गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा जिनमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स को रखा। इनमें से कुछ डिमांड इंडस्ट्रियल क्लास और पीजेंट्स की थी। इनमें से एक डिमांड थी सॉल्ट के टैक्स। सॉल्ट एक ऐसा सोर्स है जो अमीर हो या गरीब सबको चाहिए और ये खाने में काम ज़्यादा आता है, इसलिए गांधी जी चाहते थे कि ये टैक्स हटाया जाए और गांधी जी ने ये लेटर अलर्ट के तौर पर भेजा, लेकिन इरविन इसे हल्के में लेते हैं और गांधी जी अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ चलते हैं नमक यात्रा करने। ये यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 मील्स दूर दांडी तक थी। गांधी जी वहां जाकर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि इनलीगल था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम न केवल अंग्रेज़ों के साथ नॉन कोऑपरेशन करेंगे, इवन हम कॉलोनीज लॉ भी तोड़ेंगे। गांधी जी ही नहीं, देश के कई हिस्सों में नमक के लॉज को तोड़ा गया। जब ये मूवमेंट फैला तो लोग फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करने लगे, शराब की दुकानों को प्रोटेस्ट करने लगे और किसान रेवेन्यू पे करना बंद कर देते हैं और बहुत सारी जगहों पर लोग जंगलों पर जाने के लॉज को भी तोड़ते हैं। बेसिकली ट्राइबल्स लोग वहाँ से लकड़ी और फ्रूट लाते हैं, इवन पशुओं को भी सराते हैं। इन सारे इवेंट से परेशान कॉलोनीज गवर्नमेंट कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने लगी। अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसे देखकर लोग सड़कों पर आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे। लोग मारे भी गए। जब खुद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो सालापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर पुलिस पोस्ट, कोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पर अटैक करने लगे। इसे देखकर बच्चों और औरतों को मारा पीटा गया। अबाउट 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और गांधी जी एक बार और मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसमें गांधी जी एग्री करते हैं राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना, जिसे कांग्रेस ने पहले बाइकआउट किया था। इसके बदले में गवर्नमेंट पॉलिटिकल कैदियों को छोड़ने के लिए राजी हो जाती है। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन पहुंचते हैं, लेकिन नेगोशिएशन टूटने के कारण उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ता है और यहाँ आकर वो देखते हैं कि गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों अरेस्ट थे और कांग्रेस को इनलीगल घोषित कर दिया गया। आगे गांधी जी फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। 1934 तक आते आते ये मूवमेंट स्लो हो जाता है। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। लोगों ने मूवमेंट को किस टाइप से लिया? सबसे पहले गरीब पीजेंट्स को भारी रेंट देना पड़ता था, लेकिन इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से रेंट देना मुश्किल हो गया था। इसकी वजह से वे चाहते थे कि उनका रेंट माफ़ कर दिया जाए। सेकेंड है बिजनेस क्लास। इनको देखे तो इनकी दिक्कत थी कि बिजनेस पर कॉलोनीज लॉज लगे थे, जिन्हें ये हटाना चाहते थे। ये चाहते थे कि फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट ख़त्म हो और ताकि ये सामान बाज़ारों में आसानी से बेच सके। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और फॉरेन गुड्स को बाइकआउट भी किया। थर्ड है इंडस्ट्रियल क्लास। इस क्लास के लोगों ने खास पार्टिसिपेट तो नहीं किया था एक्सेप्ट नागपुर, लेकिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उन्होंने फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया। इनका मूवमेंट लो वेजेस एंड ख़राब कंडीशन के लिए था, लेकिन कांग्रेस इन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी। पार्टिसिपेंट ऑफ वुमेन भारी संख्या में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है और फॉरेन गुड्स को बाइकआउट भी करती है। वुमेन्स को इसके कारण जेल भी जाना पड़ता है। नेक्स्ट है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब हम जानते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनसे देश के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स आई। पहला फैक्टर था यूनाइटेड स्ट्रगल, यूनाइट होकर स्ट्रगल करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है कल्चरल प्रोसेस, कल्चर की चीज़ों से लोगों के अंदर नेशनलिज्म लाना, जैसे कि हिस्ट्री, नेशनल सॉन्ग्स, प्रिंट्स। तीसरा फैक्टर था और इम्पोर्टेंट फैक्टर था भारत माता, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1880 में बनाया था। लोग भारत की पहचान बना रहे थे भारत माता को। और चौथा फैक्टर था फॉल्क लोर्स, यानी कि लोक कथाएं, जैसे कि देश की स्टोरीज और ट्रेडिशनल को
ही फोल्क लोर्स कहते हैं। गाइस ये थे क्लास 10th हिस्ट्री के नेशनलिज्म से जुड़े किस्से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करिएगा। धन्यवाद। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.